नमस्कार दोस्तों, कामयाब टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लाइट का हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कर रहे थे। आज हम रिफ्लेक्शन पार्ट को करने वाले हैं। इसमें 2 यूनिट करने वाले हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को भी करने वाले हैं। 1 घंटे की वीडियो होगी, पेशेंस बना के रखिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक से वंचित रह जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, थोड़ा फास्ट रहेगा, थोड़ा बार बार वीडियो को देख सकते हो आप। ये क्या होता है, जब वैन बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन सरफेस, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम पे डाली जाती है तो इट बेंड, ठीक है, वैन बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन सरफेस इज गो वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो हम क्या करेंगे, लाइट को फॉल कर देते हैं। जब प्रकाश को हम फॉल कर देते हैं, डाल देते हैं किसी सतह पर, तो वह एक मीडियम से दूसरे अनदर मीडियम में चली जाती है। उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। थोड़ा फास्ट रहेगा। और जो हमारे पास में जब वो ये मीडियम की तरफ जाती है तो इस तरीके से ये फर्स्ट मीडियम है, इसे रेयर मीडियम कहते हैं, और ये सेकंड मीडियम है, इसे डेंसर मीडियम कहते हैं। फिर इसका आता है इसके ला क्या होंगे। पहला ला होता है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है स्नेल ला। इंपोर्टेंट है स्नेल ला, जिसे पहला ला भी कहते हैं, फर्स्ट ला भी कहा जाता है। तो स्नेल ला की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द साइन ऑफ द एंगल ऑफ, बस थोड़ा टाइम कम है भाई, साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कहते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ होता है इट इज द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टिव। ओके, उसे कहते हैं स्नेल लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे। ये देखो, ये हमारे पास कल आपको मैं बता चुका हूं, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे पास जो लाइन होती है ये से कहते हैं नॉर्मल। ये सभी क्या होते हैं, एक बिंदु पर रहते हैं, आर लाई एट सेम प्लेन, एक बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंपोर्टेंट पर्सन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस इज गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम। First class Snell law, the sine angle of the incident to the sine angle of reflection is equal to reflected index sine angle. Incident and reflected are equal to r lie at the same plane, second law. Okay, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं cause of reflection of light. Cause of reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कारण होता है यह जो रिफ्लेक्शन जो लाइट होती है वो डिपेंड करती है नेचर पर, नेचर ऑफ मीडियम पर। याद रखें किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगी। तो हम कहेंगे इसका कारण क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, उसे कहते हैं कारण। अब एक बात को थोड़े से यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बन सकता है। जब हमारी लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है। याद रखना, स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो हमेशा स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इंक्रीज होती है। मैं आपको आप एक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितनी होती है, क्वेश्चन जरूर बताइए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स मुझे इसे बताइए। जब हमारे प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर तरफ जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, जब डेंसर मीडियम से रेयर तरफ जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है। तो एक बात को और ध्यान देना है, जब हमारे पास ये प्रकाश की किरण है, जब ये प्रकाश की इंसिडेंट लाइट इस पर डाली गई है नॉर्मल, तो नॉर्मल से जब एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बात हो जाती है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम जब जाती है स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, लेकिन वह लाइट बेंड हो जाती है। किसकी तरफ बेंड हो जाती है, बेंड टूवर्ड नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। याद रखना है, ये एमसीक्यू सीधा प्रश्न बनता है। उसके बाद जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे हो जाती है नॉर्मल से, अवे टू द नॉर्मल से अवे हो जाएगी। थोड़ा फास्ट है, बिल्कुल वीडियो को बार बार देख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगला आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बड़ी टॉप यूनिट है, इमेज बनानी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्टिव
इंडेक्स, इसका जो सिंबल होता है वह म्यू या म्यू कह सकते हैं या एन कह सकते हैं। इसका सिंबल ये होता है, ये रेशियो होता है हाइट या साइज ऑफ इमेज, हाइट या साइज ऑफ इमेज टू द हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है। तो ये ओके, इसकी यूनिट अगर पूछे, इसकी यूनिट, इसकी किस प्रकार से, वो यूनिट नहीं होता है। ये दो इसके प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्ट इंडेक्स, पहला होता है रिलेटिव रिफ्लेक्ट इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन होती है जब लाइट एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव होती है जब हमारे पास में जो लाइट होती है वो वैक्यूम से मीडियम में, याद रखना, वैक्यूम से मीडियम में ट्रेवल करती है। जब लाइट वैक्यूम से मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से हमारे पास में एक और बात होती है, कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को दाखिल हो जाते हैं। जैसे डायमंड की सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ठीक है, और वाटर का होता है हमारे पास में, वाटर का होता है 1.33, आइस का होता है 131, और एयर का होता है, ये यहाँ से इंपोर्टेंट है, एयर का जो हो जाता है वो हो जाता है 1.00029, ये एयर का होता है। तो यहाँ से जो हमारे पास में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो डायमंड की होती है इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अनुसार, और जब सबसे कम डेंसिटी होती है वो एयर में होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अनुसार। तो हमारे पास में अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण क्या क्या होता है, ठीक है, सॉरी, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है? इंपोर्टेंट सीधा एमसीक्यू आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले हमारे पास बेंडिंग द पेंसिल इन पॉन्ड, इन ग्लास कह सकते हैं, बीकर कह सकते हैं, मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। राइज द लेवल ऑफ पॉन्ड, किसी कुंड या तालाब का सतह उठी हुई दिखाई देती है। ट्विंकल ऑफ स्टार इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ट्विंकल ऑफ स्टार इसके कारण दिखाई देता है, ट्विंकल ऑफ स्टार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर, स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का जो ऑर्डर होता है वो आपने कमेंट बॉक्स में दिया, उत्तर होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। किसके अंदर? एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर भी कह सकते हैं, कहीं बाई वैक्यूम दिया गया है। ऑर्डर स्पीड ऑफ लाइट की जो गति होती है वो ऑर्डर की बात करें तो ज़्यादा होती है वाटर के अंदर, उसके कम होती है ग्लास के अंदर, फिर उससे कम होती है डायमंड के अंदर। याद रखना, ये सीधा एमसीक्यू प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आपकी किताबों में नहीं दिया हुआ पर ध्यान देना। तो वाटर की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वाटर में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ग्लास में होती है, फिर डायमंड के अंदर होती है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास में, यहीं से एक टॉपिक बनता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है, डायग्राम को समझिए और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्लियर कीजिए। तो हमारे पास में अभी हमने पढ़ा था, ये एक स्लैब है, ये इंसिडेंट लाइन है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइन है, फिर हमारे पास इंसिडेंट रे है, और ये हमारे पास नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये फिर अगेन रिफ्लेक्टेड रे बन चुकी है, ठीक है। तो सॉरी इस मीडियम से जब यहाँ से चलेगी तो ये इंसिडेंट, यहाँ से इंसिडेंट रे हो जाएगी, बट यहाँ तक रिफ्लेक्टेड रहेगी। तो आपको एक बात ध्यान देना है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये हमारे पास में एक लाइन है जिसे इमर्ज लाइन कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं इमर्ज रे होती है। तो हमारे पास में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है वो होती है ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो हम आप देख सकते हैं यहाँ, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? इमर्ज रे एंड ओरिजिनल पाथ के अंदर। तो ये हमारे पास ओरिजिनल पाथ होता है इंसिडेंट रे का, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे,
ठीक है, तो ये से कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमर्ज रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट के बीच की जो दूरी होती है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट भी होते हैं। तो क्या इफेक्ट होता है, कब बढ़ेगी, इंक्रीज कब होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब इंक्रीज होगी। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है वो बढ़ सकती है कब, जब थिकनेस मीडियम, पहला थिकनेस ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की मोटाई को बढ़ा दिया जाए। दूसरा, इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया जाए। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दिया जाए। याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आते हैं, फैक्टर वन लाइनर प्रश्न रहते हैं। वेवलेंथ को घटा दिया जाए, वेवलेंथ को घटा दिया जाए, वेवलेंथ को घटा दिया जाता है। तो कब बढ़ती है, तो याद रखना जब मीडियम की थिकनेस बढ़ जाती है, इंसिडेंट एंगल बढ़ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, वेवलेंथ घट जाती है, तो हमेशा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे और भी एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। तो क्या एमसीक्यू बन सकता है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मोस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो लीस्ट होती है वो किस कलर की होती है, वो वॉयलेट की ज़्यादा होती है और इसकी रेड होती है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस। तो अगला टॉपिक आता है लेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 10वीं, ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। होने वाली जो हरियाणा की परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले बोर्ड या किसी भी प्रकार का जो बोर्ड हो जहाँ पर साइंस पूछे महत्वपूर्ण। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, मेहनत की बनता है यार। ठीक है, लेंस, लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में बात करते हैं। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो ये एक पीस होता है, ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, बॉन्डेड वाई टू कर्व। ए सिंपल सा यार, ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारे पास कन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। पहचान बता देता हूँ इसके, कॉनकेव तो इसकी पहचान होती है ऐसे, इसकी पहचान होती है ऐसे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जो किनारों से, ठीक है, तो ये जो थिन होता है, थिन तो होता है एज से, किनारों से, और थिक होता है वो मिडल से होता है। इसका अपोजिट ही हो जाएगा। ओके, इसका अपोजिट हो जाएगा। डिफरेंट मैं आपको जरूर जल्द बताने वाला हूँ, बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है, ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच बाउंडेड बाय द कर्व। तो लेंस दो प्रकार का होता है, नंबर एक कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव भी। वैसे तो उसके भी प्रकार होते हैं, बट हमें यही पढ़ना है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। ये हमारे पास लेंस है, ये लेंस है, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। याद रखना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सी या ओ के नाम से दर्शाया जाता है। ये हमारे पास एफ है, जिसे फोकस कहते हैं। ये इसकी बाई फोकस हो सकती है, ये एफ है, ये डबल एफ है, 2F है, डुअल फोकस है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं 2F। इमेज फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, यहाँ से इंपोर्टेंट आने वाला है। तो हमारे पास ये फोकस है, और ये हमारे पास में जो लाइन दिखाई है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एक लाइन पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ ऑप्टिकल से गुजरती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस क्या होता है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है वो किसी बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। फोकस और सी के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है, ध्यान रखना। यदि इसकी ये एल मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं, इसकी जो विड्थ होती है लेंस की, उसे हम कहते हैं एपर्चर, एपर्चर कहा जाता है। विड्थ को हम एपर्चर कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर और एफ के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में जो दूरी होती है उसे फोकस कहा जाता है। ये क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पूछा जाए तो ये है जहां पर कोई बिंदु मिलती हुई दिखाई देती है। ओके, थोड़ा फास्ट है, बस जल्दी कवर करना है यार। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। इमेज फॉर्मेशन रूल्स बताने हैं, वो भी रूल्स हम बताएंगे। केवल कन्वेक्स लेंस के बारे में जानने वाले हैं आज, इंपॉर्टेंट वही करा रहा हूँ, बिल्कुल बकवासबाजी कोई नहीं, जल्दी फास्ट है। सबसे पहले हमारे पास, आपको मैं बता चुका हूँ, ये एक लाइन है, ऑप्टिकल सेंटर है, सी कह सकते हैं, ओ कह सकते हैं। यदि कोई लाइन ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा किससे गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। पहला नियम याद रखोगे, ठीक है, समानांतर जाती है तो किससे गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। दूसरा नियम कहता है यदि कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वह ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस आ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाने के बाद वापस आ जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है यदि लाइन फिर अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद किससे गुजरती है, एफ से गुजरती है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, और ये पॉइंट आपकी याद है तो आप इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो। तो इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं कन्वेक्स का। पहला पॉइंट किस पर होगा, पहला पॉइंट होता है जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिया जाता है। मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहला हमारे पास करते हैं जब एफ एंड सी के बिटवीन रखते हैं ऑब्जेक्ट को,
जब ऑब्जेक्ट को हम सी और बी एफ के बीच रखते हैं तो इमेज क्या बनेगी, साइज कैसा बनेगा, नेचर कैसा बनता है, पोजीशन कैसे बनती है। तो हमारे पास ये हो जाता है एफ। ओके, ये हमारे पास सी होता है, वस्तु यहाँ रखी गई है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनती है, याद रखना है। इमेज का साइज बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी, जाने के बाद किससे रिफ्लेक्ट होती है आपको पता ही है, वो होगी एफ से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलेगी, सेंटर कर्वेचर से जाएगी। ये देखिए सेंटर कर्वेचर से जाती है, तो वो कहाँ मिलती हुई दिखाई देती, वो आपके पास में यहाँ ऐसे आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हो आप इसे कहाँ दिखाई दे रही है, ये हमारे पास 2F है। तो पहली बात हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज होता है बियॉन्ड द 2F। 2F से परे दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो 2F से परे दिखाई दे रही है। साइज की बात करें, आपको इसमें दिखाई दे रहा है लार्जर, दिखाई दे रहा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे रही है बिल्कुल। आप इसमें देख रहे हो नेचर दिखाई दे रहा है, तो नेचर आपको सीधी ही दिखाई दे रही है। तो नेचर की बात करें तो इसका नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट। तो सीधी सी बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक यही केस है जो रेयर है, बाकी में सब रियल वर्चुअल रियल इन्वर्टेड बनेगी, बाकी में रियल इन्वर्टेड बनेगी। इस केस को आप इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए हर केस को। आगे बात करते हैं, अगला होता है जो वस्तु को एफ पर रख दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है जो वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, एफ पर रख देते हैं, इसे मिटा देते हैं बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आता है जब एट एफ पर रख दिया जाए, सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये एफ है, ये वस्तु रख दी, यहाँ से ऐसे गई, रिफ्लेक्ट करने के बाद एफ से गुजरेगी। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से ऐसे जाएगी, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, ऐसे। तो ये एफ है, एफ पर वस्तु को रख देते हैं, तो कहाँ कहाँ बनती है, देखिए भाई आप क्या देख रहे हो, एफ से बन रही है, तो क्या बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईजी है यार। और दूसरी बात क्या, साइज कैसा है, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे रही है। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है। ये तो आपको आँख बीच के लिख देना, एक ही याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यदि वस्तु को 2F पर रख दिया जाए, देखो अब लो फिर आप अगेन, यदि वस्तु को हम क्या रख दें 2F पर, सिंपल है, ये भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये F है, ये 2F है, वस्तु यहाँ रखी गई, वस्तु यहाँ रखी गई, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो ये कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से गई, तो आपके पास में यहाँ से इस तरीके से आपको इमेज ऐसी इस सेफ्टी बनानी है, तो 2F से जाएगी तो 2F पे जाएगी। क्या देख रहे हो आप, 2F पे है तो 2F पर ही बन रही है भाई, सीधी सी बात है, 2F पर है तो 2F पर ही बन रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, 2F पे दिखाई दे रही है। साइज कैसा है, इक्वल साइज है, इक्वल ही आकार है इसका। ठीक है, नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, खत्म। ये भी जब वस्तु को F और 2F के मध्य रख देते तो क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए, तीसरा केस आता है जब वस्तु को हम बिटवीन कर देते हैं F एंड 2F के मध्य। देखिए कुछ नहीं, बहुत ईजी है भाई, एक बार समझ जाओगे तो सब बहुत ईजी उड़ जाएगा। F और यहाँ पे 2F हमने कहाँ रखी है, F और 2F के बीच में। फिर देखिए ये ऐसे गया और यहाँ से ये ऐसे जाकर F से गुजर गया। ओके, जब 2 और F के बीच रखे, फिर अब यहाँ से ऐसे गया ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मिल गया। ठीक है, ऐसे जाएगा, तो कहाँ बन रही है, ये हमारे पास, ये देखिए ये 2F है। पहली बात तो पोजीशन ऑफ इमेज है, नेचर है, और ये साइज है, दोनों सबको लिख देता हूँ एक साइड, यहीं पे बार बार मिटाने से बेटर है, आप एक बार में समझ जाए। तो कहाँ बनाई दिखाई दे रही है आपके पास, बियॉन्ड 2F, कहाँ दिखाई दे रही है, बियॉन्ड 2F से परे। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, लार्जर है। लो जी खत्म। अब वस्तु को हम कर सकते हैं F2F पर रख दें। लो जी, अब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, 2F पर। लो जी, हम यहाँ 2F मान लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रख दिया जाता है, 2F पर रख दिया जाता है, तो क्या होगा, देखिए 2F पे जाइए, ऐसे गई, ये ऐसे गई, यहाँ से जाने के बाद यहाँ मान लेंगे अब 2F, देखिए ये ऐसे गई ऐसे, और यहाँ पर मान लेते हैं 2F, ये 2F हो गया। तो अब कहाँ दिखाई दे रही है, F और 2F के बीच में, कहाँ दिखाई दे रही है, बिटवीन F एंड 2F के बीच में, रियल इन्वर्टेड दिखाई दी है, स्मॉलर दिखाई, हाँ सही है, स्मॉलर दिखाई देगी। वैसे इतना याद है यार, सिंपल है, खत्म बिल्कुल खत्म। अब आता है एट इन्फिनिटी पर रख देंगे वस्तु को। लो जी, इन्फिनिटी पर रख देंगे, क्या हो रहा है, कोई बड़ी बात है। यहाँ से ऐसे गई लाइन, यहाँ से ऐसे ऐसे के बाद, और ये यहाँ पर ऐसे मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत होगी, ये F होगा।
तो हम क्या देख रहे हैं, जब इन्फिनिटी पर रख देते हैं तो एफ पर बनती है, कहाँ बनती है याद रखना, एफ पर बनती है। बार बार मिटाने से बेटर आप इसे यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। एफ पर बनती है, रियल यूनिट वेरी वेरी स्मॉल बनती है, रियल यूनिट बनेगी और वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल बनेगी। खत्म, इमेज खत्म, इमेज बिल्कुल खत्म। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा इमेज वाला। अब यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूज कर लेते हैं, छोटे से हैं, खत्म, यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी, फिर अगली यूनिट को अभी फिनिश कर देंगे। अभी जस्ट कन्वेक्स लेंस के यूज, पहला स्पेक्ट्रम में प्रयोग किया जाता है, दूसरा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटो कॉपिंग मशीन में प्रयोग करते हैं, शॉर्ट साइट नेस डिजीज में करता है। खत्म, ये भी खत्म। अब कौन केव के यूज की बात करें तो इसका एक ही है, हाइपरमेट्रोपिया में, सही है ना, एक मिनट, हाँ सही है, हाइपरमेट्रोपिया में प्रयोग करते हैं, ये भी खत्म। हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, ये भी खत्म, जस्ट खत्म। उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन फास्ट है, तुरंत 10-15 मिनट की होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे होगी यार, क्या है, खत्म कहानी। साइन कन्वेंशन देखिए, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो, 10वीं हो या 12वीं क्लास हो, 10वीं की जो 12वीं की है ऑप्टिक्स उसके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी ना देखना भूले, 10वीं के लिए तो है ही है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। साइन कन्वेंशन इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, बहुत खत्म। अरे भाई साइन कन्वेंशन क्या है, ये पहली बात तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी सेंटर ऑफ ऑप्टिक्स है, सभी दूरी ऑप्टिक्स से मापी जाएंगी, मेरी बात याद रखना, ठीक है। सभी दूरी कहाँ से मापी जाएंगी, ऑप्टिक्स से मापी जाती है। यदि कोई सभी दूरियाँ यदि परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखना है। इंसिडेंट रे टेबल पहले होती है, ऑल डिस्टेंस मेजर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट रे टेबल करेगी, ये सिंपल है यार, लेफ्ट टू राइट टेबल करती है, ठीक है। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ, अब देखें ये हमारे पास, ये मान चलो ऐसे लाइन जाएगी, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। यदि तीसरा पॉइंट होता है डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, ले भैया। जो चौथा पॉइंट है डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंस अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन नेगेटिव, ले भैया। कोई यार गई घंटी बड़ी बात है, छोटा सा टॉपिक है यार, इतना टाइम का लगाना। डिस्टेंस मेजर, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट होता है डिस्टेंस मेजर अपवर्ड हो, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड हो, परपेंडिकुलर हो, वो नेगेटिव ली जाती है। इसे याद रखो, साइन कन्वेंशन खत्म, इसे याद रखो, साइन कन्वेंशन खत्म। ये पॉजिटिव है, अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, नेगेटिव है। ये हमारे पास डिस्टेंस है, वो हमेशा इंसिडेंट रखे पॉजिटिव ली जाती है। ये डिस्टेंस अगर मान चलो, याद रखना, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है तो इमेज यहाँ बनेगी, तो ये हमेशा जो डिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास में यहाँ पॉजिटिव बनेगी, याद रखना, ये पॉजिटिव बनती है और ये नेगेटिव। अगर इधर से लेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, ये आपको यहाँ पे विशेष बात का ध्यान देना है। उसके बाद कुछ और साइन कन्वेंशन है, डोवीर, इसे याद रखिए, ले यार खत्म यार, डोवीर क्या लिख दिया आपने, डोवीर का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इन्वर्टेड रियल इमेज, ये सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। खत्म कहानी, बिल्कुल निपटा दिया, ओके। अब एक और है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये पढ़ लिया यार हमने, तो ऐसा लगता है पढ़ लिया हो, बिल्कुल पढ़ लिया होगा, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसे कहते हैं म्यू, सॉरी यार क्या गलत लिख रहा हूँ, म्यू नहीं, इसे कहते हैं एम। ये होता है हाइट या साइज ऑफ इमेज, हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। इसे हम कह सकते हैं m बराबर v/u या hi/ho या i/o। खत्म लीनियर मैग्निफिकेशन। कुछ और बात रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। व्हाट हाइट ऑफ इमेज में भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। यदि हाइट ऑफ इमेज
पॉजिटिव है तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, याद रखना है। सुन लो भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव होगी दोनों लेंसों के लिए, बहुत दोनों के लिए, बहुत दोनों लेंस के लिए। याद रखना हाइट ऑफ इमेज पर डिपेंड पड़ता है। यदि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू आती हमारे पास इमेज कैसे बन जाएगी? भूल गया, मैग्निफिकेशन भूल गया, याद आ जा। हाँ याद आ गया, रियल और, ठीक है, कैसे हो जाएगी? रियल और इन्वर्टेड। यदि नेगेटिव आती है मैग्निफिकेशन वैल्यू नेगेटिव आती है तो एम की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी, तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी। और ख़त्म कर दिया टॉपिक बड़ी अच्छे से, सुगमता से, कमी समय में। एक और रहेगा इम्पोर्टेंट है, याद कर दे। यूनिट खत्म, अगली यूनिट पे लेते हैं फटाफट जल्दी से। पावर ऑफ लेंस ए यूनिट बहा दीजिए। कहाँ यार, पी से डिनोटेड करते हैं, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का मीटर में, डेफिनेशन नहीं होगी, या 100/f इंटू सेंटीमीटर। ले खत्म। इसकी यूनिट की बात करें, डायोप्टर। लो जी, कोई घनी बड़ी बात है। कैपिटल टी। 1 डायोप्टर कब होगा? जब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाएगी। ले जी, फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, उसे 1 डायोप्टर कहेंगे, या इसके मीटर इनवर्स कहते। ले खत्म यार। 1 डायोप्टर क्या है? कम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस P इसका टू P1 प्लस 1/P2 ले भी है, या कर ले कम्बिनी से 1/में F कर दे, 1/में F1 कर दे, 1/में F2 कर दे, दोनों एल से लेके F1 प्लस F2 करके, या उसके बाद P इजकल टू F हमारे पास क्या आ जाएगा? F2/F1 प्लस F2। ये करेंगे बात ले यार, कुछ नहीं है। तो हम अंतर बता दूँ तुम्हें, आपको है कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में, बहुत छोटा सा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कन्वेक्स और कॉनकेव। तो डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ, किनारों से पतले, मध्य से, ठीक है, देखो किनारे से पतले, मध्य से मोटे, मध्य से पतले, किनारे से मोटे। इसकी पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होती है, इसकी पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होती है, याद रखना है। ये हमेशा रियल फोकस करते हैं। ये इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये भी पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। ये हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है, इसकी रियल फोकस होती है, रियल फोकस, और इसकी वर्चुअल फोकस होती है। ले ये भी अंतर है, कोई बड़ी बात है। अगली यूनिट पे चलते हैं। अगली यूनिट हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। छोटी सी है तो 15 मिनट में निपटा दूंगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबके पास जाना चाहिए आपके वो है। लो भैया ह्यूमन आई को फटाफट, लो जी ह्यूमन आई, कोई गरीब बात है। लो जी ह्यूमन आई भी करा देते हैं, क्या हो रहा है कोई। लो जी ये ह्यूमन आई, लो जी खत्म। हर चीज़ को निपटाते चलना है, जल्दी जल्दी चलना है और ख़त्म करते चलना है, कुछ नहीं है। ये पॉइंट जान लो कौन कौन से। इसे कहते हैं कॉर्निया, इसके बारे में जानेंगे। इसे कहते हैं आई लेंस, इसके बारे में जानने वाले हैं। इसे कहते हैं सिलेरी मसल्स, देखो थोड़ा सा लिख जा। इसे कहते हैं रेटिना, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर ये पुपिल यूरिज। पहली बात था आँख के भाग कौन कौन से, कॉर्निया लिख लेना, देख लेना डायग्राम है ना। अब इनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, यहाँ पर इसे कहते हैं एक्वस लिक्विड, और यहाँ पर इसके बीच में एक तरल है, ये इसे कहते हैं विट्रस होमर। खत्म। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया क्या होता है? पहली बात ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। और उसके बाद लाइट एंटर करती है आँख में, एंटरिंग द लाइट थ्रू कॉर्निया के द्वारा ही आँख के अंदर प्रकाश जाता है, ठीक है। उसके बाद एरीज क्या होती है? एरीज फ्लैट है, ब्लैक है, ठीक है, फ्लैट होती है, ब्लैक होती है। नो लाइट रिफ्लेक्ट होता है इसमें कोई भी लाइट, नो लाइट रिफ्लेक्ट, प्रकाश का कोई भी इसमें क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ब्लैक होती है, याद रखना है, ठीक है।
रिंग शेप की होती है, रिंग शेप की होती है, शेप की होती है ये रिंग शेप की होती है। अब बात करते हैं पुपिल। पुपिल क्या होती है? अब पुपिल को इतना दिख भी रहे हो या चित्र में देख सकते हो, चित्र करा दूंगा यार। पुपिल क्या है? पुपिल क्या है? हॉल है, ए हॉल इन आई लेंस। आँख के अंदर का जो होता है आई लेंस क्या होता है? मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस है याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमेशा कैसे रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, सॉरी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर इमेज फॉर्म बनती है और इमेज हमेशा रेटिना पर कैसे बनती है? रियल और वर्चुअल बनती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? एक ऐसा बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से नर्व सेल निकलती है और संदेशों को दिमाग तक पहुँचाती हैं। विट्रोसोमस क्या होता है? ए लिक्विड बिटवीन द ह्यूमन आई एंड रेटिना, उसके बीच में एक तरल रहता है, उसे विट्रस लिक्विड कहते हैं। खत्म ये भी। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कुछ रेटिना पर याद रखना है। हमारी आंख के अंदर कुछ और बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमारी आंख के अंदर 1/16 सेकंड तक चित्र बना रहता है, याद रखना है। हमारे आंख के अंदर दो कोन होती हैं, दो रोड होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। एक रोड होती है, कौन होती है, ठीक है। कौन क्या होती है? कौन कलर के लिए सेंसिटिव होती है, रोड डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, डिम लाइट के सेंसिटिव होती है। हमारे शरीर का, हमारी आंख के अंदर दो सेंसिटिव और रॉड होती है, एक कौन होती है, एक रॉड होती है। जो कौन होती है कलर के लिए होती है, डिम लाइट के लिए होती है, रॉड होती है। ओके, उसके बाद हम कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस सिंपल है, कुछ नहीं है। एक पर्सन डू नॉट आइडेंटी कलर, जो 3 कलरों को ग्रीन, रेड, ब्लू, इन कलरों की पहचान नहीं कर सकता, उसे ही कलर ब्लाइंड रंगता रोग कहा जाता है। और इसमें कोई भी, इसके अंदर कोई भी कौन नहीं होता। पूछे क्यों, किसके कारण होता है? तो ये कौन एब्सेंस होती है, इसमें क्या होती है? कौन एब्सेंस होती है, इसके कारण कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। अब है मायोपिया। मायोपिया सिंपल सा है, निपटा देता हूँ। मायो हाइपिया दोनों को एक ही झटके में खत्म। यहाँ पे लिख देते हैं मायोपिया, यहाँ पे लिख देते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दोनों को एक ही उसमें ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं मायोपिया में एक आदमी होता है, ए पर्सन, एक आदमी होता है, वो सीन नियर ऑब्जेक्ट, नियर स्पेलिंग गलत हो गई है भाई, नियर ऑब्जेक्ट, जो नज़दीक की वस्तु को देख पाता है परंतु फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा सकते, निकट दृष्टि रोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है? फार ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसे देख पाता है, नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, उसे कहते हैं हाइपर। और इसके कारण देखिए क्या कारण होता है। कारण की बात करें, इसमें फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, सॉरी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, इसमें फोकल लेंथ इसकी हाई हो जाती है, ठीक है, फोकल लेंथ। और इसमें जो आई बॉल होता है, आई बॉल का जो आकार होता है इसमें ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, और इसमें कम हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, लेस हो जाता है, ख़त्म, ठीक है। इसका इमेज कहाँ बनती है? इमेज फॉर्म, इसमें जो इमेज बनती है वो इमेज की बात की जाए तो इसमें जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है हमारे पास रेटिना से पहले, ठीक है। अब इधर रेटिना और यू बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बाद बनती है, ठीक है भाई, खत्म। हाँ, इसका करेक्शन की बात करें, करेक्शन कैसे इसका करेक्शन किया जाता है? इसका करेक्शन करते हैं हम कॉनकेव लेंस से करते हैं, और इसका करेक्शन करते हैं कन्वेक्स लेंस से, खत्म ये भी। ओके, अब आगे बात करते हैं प्रेसबायोपिया। रोग हैं छोटे छोटे से, खत्म है, बिल्कुल आज खत्म है। प्रेसबायोपिया गलत हो रही है, प्रेसबायोपिया सिंपल है, कुछ नहीं है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? जो सिलरी मसल्स होती हैं और जो हमारे पास इसमें सिलेरी मसल्स, ठीक है, ये तो हो जाती है वीक। और इसमें एक बात है, जो हमारा आई लेंस होता है, आई लेंस वो हो जाता है हार्ड। तो पूछें प्रेसबायोपिया में क्या होता है? ए डिजीज विच कैन बी सिलेरी मसल वीक एंड द आई लेंस हैज हार्डनेस, इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। एक और कारण हो सकता है लेस एकोमोडेशन पावर, मतलब देखने की क्षमता
कम हो जाती है। ये 3 कारण होते हैं। इसे प्रेसबायोपिया रोग होता है। इसे हम कन्वेक्स लेंस की सहायता से करेक्शन कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस की सहायता से इसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब है एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म सिंपल है, ये भी एस्टिमेटिज्म कुछ नहीं है। इसमें जो हमारे पास कॉर्निया होता है, कॉर्निया और जो आई लेंस है, आई लेंस स्फेरिकल ना रहकर कैसा हो जाता है, प्लेन हो जाता है, मतलब समतल हो जाता है। उसके कारण एस्टिमेटिज्म रोग होता है। इसे हम कैसे कहते हैं, इसका करेक्शन है सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा इसका करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कुछ और आगे बात करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म। जब यह किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, उसे ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो होता है हमारे पास में विबग्योर, सबसे लीस्ट डेविएट ये होगा, सॉरी गलत बता रहा हूँ भाई, ये सबसे लीस्ट ये होता है, लीस्ट डेविएट ये होता है, और मोर डेविएट ये होता है। मोर डेविएट ये होगा, लीस्ट डेविएट ये होगा। अब इसकी वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है और सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है, याद रखना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो रेड लाइट होती है वो फास्ट ट्रेवल करती है, और वॉयलेट जो कलर होता है वो लेस ट्रेवल करता है, ये याद रखोगे। कुछ है उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होने वाले प्रभाव। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण कुछ प्रभाव होते हैं। ठीक है, स्टार अपियर हायर, तारे हमें ऊंचे दिखाई देते हैं, तारे हमें ऊंचे दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टार अपियर ट्विंकल, तारे हमें ट्विंकल दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये हमें दिखाई नहीं देते, बिना बनाते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो अब उसके बाद सनसेट और यहाँ पर लिख देते सनसेट, और यहाँ पर लिखे सनराइज से 2 मिनट पहले हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। एक और है लास्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, पहला होगा ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है, रेड होता है सनसेट एंड सनराइज दिखाई देता है, ये इसके कारण दिखाई देता है। और कलर ऑफ द वाटर इन डीप, ठीक है, कलर ऑफ वाटर इन द डीप, ये हमारे 2 यूनिट हो चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वास्तव में आपको लगता है हमने मेहनत की है तो वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।